नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अनीता कृष्णन की किताब घोस्ट्स ऑफ द साइलेंट हिल्स पर। हमारे पास इस पर कुछ बहुत ही दिलचस्प समीक्षाएं हैं। हाँ, और ये किताब खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें पहाड़ों का वो गहरा सन्नाटा पसंद है। और क्लासिक हॉरर का वो पुराना धीमा जहर। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इन समीक्षाओं की मदद से ये समझना कि इस किताब में ऐसा क्या है जो पाठकों को खींचता है और क्या ये वाकई उतनी डरावनी है। चलिए फिर पहाड़ों की इस धुंध में छुपी कहानियों की पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये किताब है क्या। सही। और पड़ताल की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प दावे से होती है। ये कोई एक लंबा उपन्यास नहीं है, नहीं, बल्कि छोटी छोटी कहानियों का एक संग्रह है। और सबसे खास बात यह है कि लेखिका के मुताबिक ये कहानियां या तो सच्ची घटनाओं पर आधारित है या फिर सुनी सुनाई बातों पर। और यहीं से खेल शुरू हो जाता है। हाँ, ये एक छोटी सी बात पूरी किताब का मिजाज बदल देती है। कहानी पढ़ने से पहले ही आपके मन में एक सवाल बैठ जाता है, क्या ये सच में हुआ होगा? और यही सवाल डर की पहली परत बनाता है। बिल्कुल, व्हाट इफ वाला डर। ये सोचना कि ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि किसी का अनुभव हो सकता है, इसे ज्यादा व्यक्तिगत बना देता है। चलिए इसी माहौल से शुरू करते हैं। समीक्षाओं में एक बात बार बार उभर कर आती है कि इन कहानियों का असली हीरो कोई भूत या चुड़ैल नहीं बल्कि खुद वो माहौल है। सही कहा। ये कहानियां शिमला, मसूरी मतलब हिमालय की गोद में बसी हैं और लेखिका ने उस माहौल को पकड़ने में कमाल का काम किया है। जैसे वो घने देवदार के जंगल जिनमें दिन में भी अंधेरा लगता है। हाँ, वो घुमावदार सड़कें जहां हर मोड़ पर लगता है कि कुछ अनजाना इंतजार कर रहा है। और वो अचानक छा जाने वाली धुंध जो सब कुछ अपने अंदर छिपा लेती है। एकदम। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये खुद कहानी के किरदार बन जाते हैं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है क्योंकि पहाड़ों की खूबसूरती और उनका डर मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सही। जो सन्नाटा दिन में सुकून देता है वही रात में डरावना लगने लगता है। समीक्षा कहती है कि कुछ कहानियां रात में सफर करने वाले ड्राइवरों की है, कुछ सुनसान गेस्ट हाउस में रुकने वाले पर्यटकों की। और ये सब इतने आम हालात हैं कि पढ़ते हुए लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ भी हो सकता था। और यही इसका मनोविज्ञान है। डर तब सबसे ज्यादा असर करता है जब वो अपरिचित होने के बजाय परिचित लगे। हम किसी दूसरे ग्रह के राक्षस से उतना नहीं डरेंगे जितना उस साए से जो हमारे अपने घर में दिखाई दे। सही बात है। ये कहानियां भी यही करती हैं। वो एक बहुत ही सामान्य दिन से शुरू होती हैं और फिर धीरे धीरे बहुत हौले से कुछ अजीब होना शुरू होता है। वो एक छोटी सी खटक, एक अनजानी आहट, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी दिल की धड़कन तेज हो गई है। बिल्कुल। तो ये माहौल तो कहानी की जान है, लेकिन इस माहौल को शब्दों में उतारने के लिए एक खास तरह की कला चाहिए। समीक्षा इस बारे में क्या कहती हैं? लेखिका ये डर पैदा कैसे करती हैं? यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। आज के हॉरर का मतलब अक्सर जंप स्केयर्स से होता है। कोई चीज अचानक पर्दे पर आती है और आप उछल पड़ते हैं। ये किताब उस रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाती। इसमें वो क्या कहते हैं, सस्ता डर नहीं है। इसके बजाय ये एटमॉस्फेरिक हॉरर की श्रेणी में आती है। एटमॉस्फेरिक हॉरर, अच्छा, मतलब माहौल से पैदा होने वाला डर। बिल्कुल। ये वो डर है जो धीरे धीरे आपके जहन पर कब्जा करता है। लेखिका आपको सीधे सीधे डराती नहीं है, वो आपको बेचैन करती है। समीक्षाओं में इस बात पर बहुत जोर है कि उनके वर्णन में एक अजीब सी ठंडक है। जब वो लिखती हैं कि देवदार के जंगलों से गुजरती हवा में एक सरसराहट थी, तो वो सिर्फ हवा की आवाज नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा है। हाँ, और जब वो कोहरे से ढकी सड़क का जिक्र करती हैं, तो आपको सिर्फ रास्ता नहीं दिखता, आपको वो अनिश्चितता महसूस होती है कि कोहरे के उस पार क्या छिपा हो सकता है। और समीक्षा में ये भी लिखा है कि भाषा बहुत सरल रखी गई है। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। आमतौर पर माना जाता है कि ज्यादा साहित्यिक भाषा शायद ज्यादा गहरा माहौल बनाती है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ पर सरलता एक कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। वो कैसे? सोचिए, जब कोई आपको अपनी आप बीती सुनाता है तो वो भारी भरकम साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, वो तो सीधी सादी भाषा में बताता है। हाँ, वो सीधी सरल भाषा में बताता है कि उसने क्या देखा, क्या महसूस किया। इस किताब की भाषा वैसी ही है। ये एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक बयान की तरह लगती है, एक स्वीकारोक्ति की तरह। बिल्कुल। और इसी वजह से वो ज्यादा सच्ची और असरदार लगती है। पाठक कहानी में बहता चला जाता है, भाषा उसके रास्ते में दीवार नहीं बनती। समझ गया। तो असलियत का भ्रम पैदा करने के लिए सादगी का इस्तेमाल किया गया है। ये वाकई एक बहुत ही चालाक तकनीक है।
तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, पहाड़ों का माहौल, सच्ची घटनाओं का दावा और सरल लेखन शैली, तो किताब की एक तस्वीर उभरती है। लेकिन कोई भी किताब परफेक्ट नहीं होती। समीक्षाओं ने जरूर कुछ कमियों का भी जिक्र किया होगा। हाँ, और एक संतुलित नजरिए के लिए उन पर बात करना भी जरूरी है। सबसे पहली और सबसे आम शिकायत जो सामने आती है वो कुछ कहानियों के अंत को लेकर है। अच्छा। कई कहानियों का अंत बहुत अचानक और मतलब अधूरा सा लगता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म हो जाती है जहां पाठक सोचता रह जाता है कि लेकिन फिर हुआ क्या? हाँ, ये थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। एक पाठक के तौर पर हम एक समाधान चाहते हैं, एक क्लोजर। बिल्कुल। अगर कहानी बीच में ही छोड़ दी जाए तो लगता है कि लेखक ने अपना काम पूरा नहीं किया। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और दृष्टिकोण हो सकता है जिस पर हम बाद में लौटेंगे। ठीक है। दूसरी कमी, जैसे कुछ पाठक कमी मान सकते हैं, वो ये है कि ये हार्डकोर हॉरर नहीं है। अच्छा। जो लोग द कॉन्जरिंग या द एक्सोर्सिस्ट जैसी फिल्मों वाला तेज दिल दहला देने वाला डर चाहते हैं, उन्हें ये किताब शायद थोड़ी फीकी लगे। मतलब ये सिहरन पैदा करती है, चीखने पर मजबूर नहीं करती। एकदम सही कहा। तो मतलब पाठकों को अपनी उम्मीदें सही रखनी होंगी। ये एक शांत नदी की तरह है जिसमें गहरा वर्लपूल है, न कि समंदर का तूफान। इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि कहानियां लोक कथाओं और सुने सुनाए किस्सों पर आधारित है, तो क्या उनमें एक तरह का दोहराव भी महसूस होता है? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। जैसे सुनसान सड़क पर लिफ्ट मांगने वाली आत्मा का किस्सा। हाँ, ये तो हमने कई बार सुना है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तीसरी कमी है जिसका जिक्र समीक्षाओं में मिलता है। कुछ कहानियों के प्लॉट्स या ट्रोप्स मतलब जाने पहचाने लग सकते हैं। जैसे अकेली औरत का लिफ्ट मांगना। लोग बहुत ज्यादा हॉरर पढ़ चुके हैं, उन्हें शायद कुछ कहानियां प्रिडिक्टेबल लग सकती हैं। हाँ, तो एक तरफ प्रामाणिकता और क्लासिक हॉरर का अनुभव है जो उसकी सबसे बड़ी खूबी है। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी नानी दादी से कहानियां सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ वही कहानियां कभी-कभी अधूरी या जानी पहचानी लग सकती हैं, जो इसकी कमी है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। हाँ, और यही इस किताब को विश्लेषण के लिए इतना मजेदार बनाता है। इसकी ताकत और इसकी कमजोरी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो बात एक पाठक को उसका सबसे मजबूत पक्ष लगेगी, वही दूसरे को शायद इसकी सबसे बड़ी खामी लगे। तो इन सब खूबियों और खामियों को मिलाकर देखें तो आखिर ये किताब किसके लिए है? कौन सा पाठक ऐसे उठाकर सबसे ज्यादा खुश होगा? समीक्षा इस बारे में बहुत साफ इशारा करती है। ये किताब उन लोगों के लिए मस्ट रीड है जिन्हें रस्किन बॉन्ड की शैली पसंद है। अच्छा, रस्किन बॉन्ड। हाँ, रस्किन बॉन्ड भी पहाड़ों, प्रकृति और एक हल्के मनोवैज्ञानिक डर के बारे में लिखते हैं। अगर आपको उनकी कहानियों में मजा आता है तो ये किताब आपको निराश नहीं करेगी। और जाहिर है उन लोगों के लिए भी जो पहाड़ों से प्यार करते हैं। बिल्कुल। जिन्हें पहाड़ों की खामोशी में एक रहस्य महसूस होता है, उनके लिए ये किताब उस एहसास को और गहरा कर देगी। हाँ। और तीसरे वो पाठक जो सोने से पहले कुछ छोटी डरावनी कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं। बाइट साइज्ड हॉरर्स। हाँ, कह सकते हैं। ये कहानियां लंबी नहीं है, आप एक बैठक में एक दो कहानियां आराम से पढ़ सकते हैं। वो आपके मनोरंजन के लिए हैं, आपको रात भर जगाकर टॉर्चर करने के लिए नहीं। समीक्षा में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई। ये किताब शायद आपको पूरी रात जगाए ना रखे, लेकिन ये आपके मन में एक बेचैनी जरूर छोड़ जाएगी। वाह, मुझे लगता है ये इस किताब का सबसे सटीक सार है। इसका डर क्षणिक नहीं है, ये एक एहसास है जो आपके साथ रह जाता है। और वो आखिरी लाइन तो और भी असरदार है। कौन सी? अगली बार किसी पहाड़ी रास्ते पर अकेले होने पर ये किताब एक बार पीछे मुड़कर देखने पर जरूर मजबूर कर देगी। उफ। यही इस किताब की असली जीत है। ये सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं करती, ये आपके मनोविज्ञान पर एक छोटी सी स्थायी छाप छोड़ देती है। ये आपके यथार्थ को थोड़ा सा बदल देती है। हाँ, उस पहाड़ी रास्ते को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समीक्षाओं में से 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो काफी प्रभावशाली है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अपनी कुछ कमियों के बावजूद ये अपने मकसद में पूरे तरह कामयाब होती है। तो आज हमने अनीता कृष्णन की किताब घोस्ट्स ऑफ द साइलेंट हिल्स पर आधारित समीक्षाओं की गहराइयों को समझा। हमने देखा कि कैसे ये किताब माहौल, मनोवैज्ञानिक डर और क्लासिक कहानी कहने की कला पर टिकी है। हाँ, कि अचानक डराने वाले पलों पर। हाँ, इसकी खूबियां पहाड़ों के यथार्थवादी चित्रण और लोक कथाओं पर आधारित होने में है, जो इसे एक प्रामाणिक एहसास देती हैं। और वहीं कुछ कहानियों का अधूरा अंत और जाने पहचाने प्लॉट इसकी संभावित कमियों के तौर पर देखे जा सकते हैं। हाँ। हमारी पूरी बातचीत के दौरान हम बार बार उन अधूरे अंत वाली बात पर लौटे हैं। समीक्षा ने इसे कमी बताया और हमने भी माना कि ये पाठक को निराश कर सकता है। लेकिन अब मेरे मन में एक और विचार आ रहा है। क्या?
क्या हो अगर वो अधूरा अंत एक कमजोरी नहीं बल्कि लेखक की सबसे चालाक तकनीक हो? दिलचस्प है, इसे थोड़ा और खोलिए। सोचिए, सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? उस चीज से जिसे हम जानते हैं या उस चीज से जिसे हम नहीं जानते? जिसे नहीं जानते हैं उससे अनजाना डर सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल। जब कोई कहानी हमें सब कुछ बताकर खत्म हो जाती है तो डर भी वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जब कहानी एक सवाल पर खत्म होती है, वो साया किसका था, उस दरवाजे के पीछे क्या था? तो कहानी हमारे दिमाग में खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। सही। लेखक बाकी का डर हमारी कल्पना पर छोड़ देता है। और हर व्यक्ति की कल्पना अपनी सबसे डरावनी चीज खुद बनाती है। हाँ, जो राक्षस लेखक आपको दिखाएगा वो शायद उतना डरावना ना हो जितना वो राक्षस जो आपका अपना दिमाग उस अंधेरे में कल्पना करेगा। तो शायद सबसे बड़ा डर वो नहीं है जो बताया गया, बल्कि वो है जिसे अनकहा छोड़ दिया गया। और शायद यही इन कहानियों का असली मकसद है, किताब बंद होने के बाद भी डर को जिंदा रखना। ये एक सवाल है जो सोचने लायक है।